वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए में एडमिशन लिए हैं, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, रिवीजन कैसे करनी है, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। और एक मॉडल पेपर हमारा है, वो देख लीजिएगा। तो मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो से अब आपका काम हो जाना है, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाए और एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों पर चर्चा करी जाए। तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपको तमाम प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग चर्चा कर लेते हैं संपूर्ण सिलेबस को, जो कि आपको बहुत ही कम समय में आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है स्टडी का, पढ़ाई का, और आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस महासंग्राम सेशन को। तो उसी श्रृंखला में जो है आज का जो वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आइए, अब हम चर्चा करते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर को कैसे हमको लिखना है, किस तरीके से हम समझेंगे। आइए बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं। आपके पेपर का क्या नाम है भाई? पेपर का नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि जो भारतीय और जो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन्हीं के बारे में हमको जानना है। यानी भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं आपके पेपर का नाम है। भारत की सभ्यता में आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या मोहनजोदाड़ो की बात करें, तो ये सब आपको पढ़ना है। कुछ वैदिक कल्चर पढ़ना है, ठीक है। और कुछ आपको जो महाकाव्यकालीन दशाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एथिकल मॉडल्स जो हैं, उन सभी के बारे में जानना है। बाकी आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में समझना है, जिसमें आपको तमाम प्रकार की सभ्यताओं के बारे में जानना है, ठीक है। अब उनमें सभ्यताएं कौन कौन सी, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको चर्चा कर दिया था, ठीक है। उनमें तमाम प्रकार की सभ्यताओं के बारे में आपको जानना है, जो विश्व स्तर की सभ्यताएं, चाहे वो चाइना की सभ्यता हो, चाहे वो बेबीलोनिया की सभ्यता हो, ठीक है, या अन्य किसी सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता हो, या आप देखते हैं मिस्र की सभ्यता हो, ठीक है। तो ये सभी सभ्यताओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ। आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सतनाम। सतनाम क्या होता है? सतनाम की अगर बात की तो सतनाम का उल्लेख तैत्तरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। ये शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, ये वेदों के से रिलेटेड होते हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तस्य त्रीणि सतमानानि हिरण्यानि दक्षिणः। सतनाम सोने का, सतनाम सोने का होता है। ये यहाँ पर बताएगा कि तस्य त्राणी सतमानानि हिरण्यानि दक्षिणः। सतनाम सोने का होता था। कई स्थलों पर कृष्णल का उल्लेख भी हुआ है इसके लिए, जिसके अनुसार सतनाम और कृष्णल निश्चित भार की धातु की मुद्राएं हुआ करती थी। सतनाम जो था वो 100 रत्ती या 100 कृष्णल के बराबर हुआ करता था। डॉक्टर भंडारकर जो एक जबरदस्त इतिहासकार हैं, बढ़िया इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे वृत्ताकार सिक्का बताया था कि एक वृत्ताकार सिक्का हुआ करता था सतनाम का, ठीक है। वो 100 रत्ती का या एक प्रकार से सतनाम 100 रत्ती का या 100 कृष्णल का हुआ करता था। यानी 100 कृष्णल जो था वो एक जो है सतनाम के बराबर हुआ करता था। तो ये एक प्रकार का सिक्का था, एक मुद्रा थी, ठीक है, एक निश्चित भार की धातु की मुद्रा थी, जो कि एक प्रकार से गोलीय आकार यानी कि वृत्ताकार आकार की हुआ करती थी। तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में सतनाम सिक्के का उल्लेख मिलता है। तो ये सतनाम जो है एक प्रकार का सिक्का है ये, और सोने का सिक्का हुआ करता था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कहा गया है कि तस्य त्रीणि सतमानानि हिरण्यानि दक्षिणः। सतनाम सोने का हुआ करता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो सतनाम सिक्के के बारे में आपने जान चुके कि सतनाम एक प्रकार का सिक्का होता है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाभारत पर प्रकाश डालिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो मॉडल पेपर है आप उसको भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। महाभारत पर प्रकाश डालिए। महाभारत किसे कहते हैं या महाभारत है क्या? तो महाभारत एक महाकाव्य है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ठीक है। महाभारत को प्राचीन समय में
इसको जय संहिता के नाम से जानते थे, अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महाभारत के प्रणेता कौन है? महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी आप सभी को पता होगा जो है किसके पुत्र हैं, ठीक है। महर्षि वेदव्यास जी जो है किसके पुत्र हैं आप सभी को पता भी होगा। और महर्षि वेदव्यास जी की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं पे जो महाभारत के किरदार रहे हैं महाभारत में, जैसे आप देखते हैं विचित्रवीर और चित्रांगद, ये सब इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के तेज से उत्पन्न हुए थे, वेदव्यास जी के तेज से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और आप देखिएगा कि जो है सॉरी विचित्रवीर और चित्रांगद जो थे ये इनके भाई हुआ करते थे महर्षि वेदव्यास के, महाभारत कथा में आप देखेंगे। और विचित्रवीर चित्रांगद ये भीष्म पितामह के भाई हुआ करते थे, चूंकि उनके जो पिता थे भीष्म पितामह के, उनका नाम था शांतनु या शांतनु, राजा शांतनु उनका नाम था। तो शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था। तो गंगा जी से जो है ये भीष्म पितामह उत्पन्न हुए थे। तो भीष्म पितामह मतलब बाद में क्या होता है कि बड़ी लंबी कहानी, अब चर्चा करेंगे तो पूरा पूरा महाभारत यहाँ पर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये भीष्म पितामह जब मतलब कि भीष्म पितामह का जन्म होता है उसके बाद में राजा और गंगा जी का एक प्रकार से मतलब संबंध टूट जाता है। और गंगा जी चूंकि शर्त होती है, शर्त भंग हो जाती है, राजा टोक देते हैं रानी को, मतलब गंगा माता को, तो गंगा माता चली जाती हैं। तो राजा शांतनु भीष्म पितामह को बोलते कि भाई इनको पालिए पोसिए, उसके बाद में मुझे दे देना। तो भीष्म पितामह जब बड़े होते हैं फिर आप देखते हैं कि वो बड़े ही शोक में रहते हैं और प्रेम करते हैं इनसे, महर्षि वेदव्यास मतलब कि एक जो है गंधर्व की कन्या, उनकी कन्या होती हैं, केवट की कन्या होती हैं, उन्हीं से जो है प्रेम करते हैं शांतनु। तो फिर बाद में होता है कि वो कहते हैं कि भाई भीष्म पितामह को आप गद्दी देंगे, ऐसे तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो उन्हीं जो केवट उनकी जो कन्या थी उन्हीं से भी पुत्र उत्पन्न हुए थे वेदव्यास जी, उन्हीं के लड़के थे, ठीक है। और उन्हीं के लड़के बाद में आप देखते हैं आकर के कौन होते हैं, विचित्रवीर चित्रांगद होते हैं, ठीक है। जो बाद में मतलब कि खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में फिर जो इनकी जो है स्त्री होती हैं, पत्नियां होती हैं, उनसे जो है लड़के चूंकि वो खत्म हो चुके हैं, वंश चलाना है, तो फिर महर्षि वेदव्यास अपने तेज से उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर पुत्र होता है। ये सारी चीजें हैं कथा में। तो महर्षि वेदव्यास जी वही हैं चूंकि महाभारत के एक ये मैं इसलिए ये सारी चीजें बताया चूंकि महाभारत काल के ये एक पात्र भी रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी। और महाभारत जो ग्रंथ है या जो महाकाव्य है उसके रचयिता भी रहे महर्षि वेदव्यास जी, ठीक है। इसका संबंध महाभारत के पात्रों के साथ घनिष्ठ रूप से है, इनका संबंध महर्षि वेदव्यास जी का। और कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत की रचना 30 वर्षों में करी थी। और इस ग्रंथ का मौलिक नाम था जय। जय के बाद जब इसका निवर्धन किया गया तो इसे भारत नाम दिया गया। और जब इसमें उपाख्यानों को समावेशित किया गया तो इसे महाभारत नाम दे दिया गया। इस तरीके से इस ग्रंथ में आद्योपांत भारतीय जनजीवन एवं विचारों का प्रतिनिधित्व मिलता है। ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही जबरदस्त स्रोत के रूप में भी काम आता है महाभारत। तो महाभारत एक प्रकार से आप महाकाव्यकालीन जो दशाएं हैं, चाहे राजनीतिक दशाओं की बात करें, चाहे धार्मिक दशाओं की, चाहे सामाजिक चीज़ों की बात करें, सारे मामलों में महाभारत से जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फाराओ। फाराओ कौन थे? फाराओ जो थे ये मिस्र के राजा को फाराओ कहा जाता था। मिस्र का राजा फाराओ कहलाता था। फाराओ का मतलब होता है सर्वोच्च भवन, सबसे ऊंचा भवन या सबसे अच्छा भवन जहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। तो फाराओ का अर्थ वो होता है, यानी कि तात्पर्य यह है कि मिस्र का जो फाराओ हुआ करता था वो शक्तिशाली तथा निरंकुश शासक था। यानी कि वो भगवान जैसे कि मतलब कि हैं स्वतंत्र, ना सिर पे कोई भाव है मने करे जो सही, ठीक इस प्रकार से शासन हुआ करता था। निरंकुश था, कोई अंकुश नहीं था उसके ऊपर। तो मिस्र के राजा को फाराओ कहते थे। सर्वोच्च भवन या जहाँ ईश्वर का निवास होता है वो स्थान फाराओ, उस नाम को मतलब फाराओ का अर्थ यही होता है। तो फाराओ एक प्रकार से वहाँ के भगवान जैसे हुआ करते थे और हर एक चीज़ जो राजा कहते थे उसी को लोग मानते थे। मिस्र में कुछ ऐसी मान्यता थी। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 3100 वर्ष तक शासन किया और अंत में 1332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस पर अधिकार कर लिया और इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया मिस्र को। और इस युग में फाराओं का मुख्य उद्देश्य था पिरामिडों का निर्माण करना। पिरामिड जो बनाए जाते थे उसमें क्या होता था, जैसे जब राजा मर जाते थे तो उन्हीं को एक प्रकार से मम्मी में रख करके, मतलब कि उनको पत्थर में
बंद करके और बना देते थे पिरामिड, पिरामिड के आकार का। आप देखिए गीजा का जो पिरामिड बना हुआ है वो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और ये उसी का नतीजा, मतलब कि ये फाराओ हैं, वहाँ के राजा थे, ठीक है, तो उन्हीं का पिरामिड बनाया गया था। आगे देखिएगा, मतलब ये मान्यता है उन लोगों की, ये लोग जिंदा होते हैं, ऐसी कुछ मान्यता है, ठीक है। ये मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था, आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे तो पता चलेगा आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गीजा, आपको बता दूं कि गीजा जो है, अभी गीजा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिगुरत के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन पर हम चर्चा कर लेंगे। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा की बात की तो राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान सरस्वती नदी किनारे स्थित है। सरस्वती नदी जो कि प्रायः विलुप्त प्राय है, उसी नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान जो है बसा हुआ है। यहाँ दो टीले प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, एक पूर्वी टीले, पूर्वा टीला और पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीले से पत्थर के मोती मिले हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ बहुत सारी मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और पश्चिमी टीले से स्थानागार प्राप्त हुआ है, कुएं मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और इस स्थान की खोज करी थी कालीबंगा की किसने? स्टाइन महोदय ने करी थी 1942 ईस्वी में। तो ये है कालीबंगा नामक स्थान जो कि राजस्थान में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे, जहाँ से कई सारे चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न है रामायण। रामायण क्या है? रामायण की बात की तो इसकी रचयिता, मतलब इसकी रचना करी किसने? वाल्मीकि जी ने। और संभवतः ईसा की 5वीं शती पूर्व में शुरू हुई, मतलब इस ग्रंथ का रचना मतलब उन्होंने शुरू किया। रामायण में भगवान श्री राम जी की कथा का वर्णन है, जिन्हें उनके पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माँ कैकेयी के षड्यंत्रों के कारण 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था, वनवास भेज दिया था। और राजा जो दशरथ थे वो रघु के खानदान थे, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार की मान्यता थी। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का जो रथ का पहिया था निकल रहा था, उसकी घुल्ली निकल गई थी, तो उसमें उंगली डाल दी थी कैकेयी ने, और फिर पहिया उन्हीं की उंगली के सहारे चलता रहा, और राजा युद्ध लड़ते रहे, युद्ध में विजयी होते हैं राजा। राजा बड़े प्रसन्न होते कैकेयी से और कहते कि मुझसे वरदान मांग लो जो आपको चाहिए। तो 2 वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने 2 वरदान के लिए कहा कि नहीं, जब समय आएगा तो मैं मांग लूँगी। और समय वो आया कि जब भगवान राम के अभिषेक की बात हो रही थी, उस समय रात्रि में आज घोषणा होती है, और आज की रात्रि में ही कैकेयी को भवन गौनों कैकेयी को भवन में जाती हैं और अपना श्रृंगार उंगार सब फेंक देती हैं, गुस्सा हो जाती हैं और अपने वरदान के लिए तत्पर होती कि भाई मुझे वरदान चाहिए। राजा दशरथ वरदान के लिए बोलते हैं, तो वरदान जब मांगती हैं तो कहती है 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और हमारे पुत्र भरत के लिए, सिंहासन राजगद्दी अयोध्या की। तो अयोध्या की राजगद्दी तो तुरंत राजी हो जाते हैं राजा दशरथ, लेकिन जो राम भगवान को वनवास की बात करती हैं तो उस पर बड़ा रुष्ट होते हैं और बड़ा दुखी होते हैं, चूंकि वरदान दे चुके हैं, अपने बचत से मुकर नहीं सकते राजा, तो इसलिए बड़े दुखी होते हैं वो। तो ये यही कहानी पूरी चलती, भगवान श्री रामचंद्र के जीवन की संपूर्ण कथा। माता सीता का हरण होता है, रावण ले जाता है, फिर लंका पार करके जाते हैं, हनुमान जी पता लगाते हैं, फिर सेना पूरी जाती पुल बना करके, फिर पूरी रावणी सेना को खत्म करके और माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर के, और भगवान श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान, विभीषण, ये सब सहित अयोध्या वापस आते हैं, और इस तरीके से फिर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं। तो यही सब रामायण की बेसिकली कथा है, और बड़ी ज़बरदस्त कथा है, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं बीच में। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताई। तो दशरथ ने उनकी जो सौतेली, चूंकि 3 पत्नियां थीं दशरथ के, एक तो थी कैकेयी, एक कौशल्या और एक सुमित्रा। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। कैकेयी के 1 पुत्र थे भरत जी, और भगवान श्री राम कौशल्या माता के पुत्र थे। तो 14 वर्षों के लिए भगवान राम को वनवास दिया गया। निष्ठापूर्वक पिता की आज्ञा मान करके वन में रहने लगे, और सबसे प्रिय माता जो थी भगवान श्री राम की, वो कैकेयी ही थी। भले ही सौतेली थी, लेकिन कैकेयी बहुत प्रेम करती थी। ये बात शायद आप लोग ना जानते हो। जहाँ उनकी पत्नी सीता को लंकेश्वर रावण ने हर करके मतलब हर लेकर के गया, अपहरण कर लिया। अंत में राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सुग्रीव की सहायता से रावण का वध किया, और वे सीता को वापस ले आते हैं। महाभारत की मुख्य कथा की अपेक्षा राम की कथा कहीं अधिक सामाजिक और धार्मिक प्रभाव डाल सकी है। आपको बता दूं कि महाभारत लोग घर में नहीं रखते हैं, लेकिन रामायण आप हर घर में देखेंगे। महाभारत की पुस्तक आप हिंदुओं के घर में नहीं देखेंगे, क्योंकि महाभारत को लोग थोड़ा वैसा देखते हैं कि भाई महाभारत रखेंगे पढ़ेंगे तो महाभारत ही घर में होगी, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि महाभारत से सीख लेने की ज़रूरत है और रामायण को पढ़ने की ज़रूरत है। रामायण में आप देखिए कितनी, मतलब रामायण से बहुत सारी सीख लेने की ज़रूरत है, लेकिन
जो गलतियां महाभारत में की गई हैं उन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है। रामायण में अनेकों अनेक रूपांतर भारतीय भाषाओं में तथा दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। यद्यपि यह महाकाव्य भारत की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़े दिए गए हैं। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में मानी जाती है, लेकिन इसके काल निर्धारण की समस्या आज भी बनी हुई है। लेकिन मान लीजिए कि आप ये बहुत ही पुरानी रचना है और रामायण जो है ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, महाकाव्य है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिगुरत। जिगुरत क्या है भाई? जिगुरत की अगर बात की जाए तो सुमेरियन सभ्यता का एक प्रकार से जो केंद्र थे मंदिर, मतलब कि सुमेरियन नगरों के प्रमुख केंद्र मंदिर हुआ करते थे और मंदिर ही जैसा हुआ करता था। जिगुरत मंदिर ही था एक प्रकार से। यहाँ के वास्तुकारों ने सुमेरियन सभ्यता के मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर चारों ओर से प्राचीर से घिरे हुआ करते थे, जिसमें मंदिर के अतिरिक्त भंडार गृह, कार्यालय ये सब भी स्थित हुआ करते थे। इस भवन का समूह, मतलब इस भवन समूह का सर्वश्रेष्ठ भवन को जिगुरत कहते थे। जो मंदिर का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भवन होता था उसको जिगुरत कहते थे। जिगुरत शब्द का मतलब होता है पर्वत निवास। कुछ विद्वानों के मतानुसार अगर देखें तो पर्वतीय प्रदेश के निवासी होने के कारण ही सुमेरियनों में जिगुरतों के अवशेष बहुत कम मिलने से हम उनके आकार प्रकार के विषय में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। उर तथा निप्पुर नगरों की खुदाइयों में जिगुरतों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे उनके आकार प्रकार के विषय में ज्ञात होता। तो जिगुरत एक प्रकार से ऊंचे स्थानों पर बना हुआ एक मंदिर उन लोगों का हुआ करता था जहां पर देवता निवास करते थे, तो जिगुरत वो था। गीजा क्या था? गीजा की पिरामिड। मिस्री कलाकारों के स्थापत्य के सर्वोच्च नमूने हैं पिरामिड, और ये विशाल पिरामिड मिस्र के फाराओं की समाधियां थी। फाराओ मतलब राजा जो मिस्र के हुआ करते थे, उन्हीं की समाधि बनाई जाती थी ताकि, और राजा के साथ और भी तमाम सारे सैनिकों को मार करके उसी पिरामिड के उसी में दफना देते थे, पिरामिड में उनको चुनवा देते थे, ताकि जो है ये राजा की आत्मा को वो लोग भी क्या करें, अच्छे तरीके से उनकी सेवा पाती हुआ करे। तो इस तरीके से फाराओं राजाओं की समाधियाँ हुआ करती थी। और पिरामिडों में खूफू के द्वारा गीजा में बनाए गए पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। खूफू ने बनवाया था गीजा में, ठीक है, गीजा नामक स्थान पर। और पिरामिड की आकृति त्रिभुज के समान हुआ करती थी, तो कुछ इस तरीके से पिरामिड जो है बनाए जाते थे। गीजा के एक पिरामिड की ऊंचाई लगभग 450 फीट है और इसकी एक भुजा 750 फीट लंबी है। और इस विशाल पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर की चट्टानें जो हैं वो लगाई गई हैं। आप सोचो कितना बड़ा है गीजा का पिरामिड। तो ये है गीजा का पिरामिड, ठीक है। ये मिस्र सभ्यता का एक अद्भुत नमूना है, एक नमूना मान सकते हैं, सर्वोच्च नमूना मान सकते हैं गीजा का पिरामिड। आगे देखिएगा, आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिंधु घाटी का धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। इसे वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे कि विश्व को जिसने बनाया है वही सत्ता है, उसी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। इस परम शक्ति के दो रूपों में कल्पना करी जाती है, उनके मन में ज्ञात होती है। एक तो परम पुरुष और दूसरी परम नारी। एक परम पुरुष होता था, एक परम पुरुष मतलब एक परम नारी। कालांतर में विकसित हिंदू धर्म की पुरुष एवं प्रकृति, विष्णु और पार्वती कल्पना का आधार यही द्वंद्वात्मक धर्म ज्ञात होता है। यानी हिंदू धर्म के ही थे, ऐसा मान सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और जैसे अर्धनारीश्वर की कल्पना भगवान शंकर की होती है, सेम ऐसी ही एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानते थे, शिव और पार्वती माता। इसके अलावा शिलाखंडों की पूजा करते थे। विशाल वृक्षों और पशुओं में आत्मा का निवास मान करके उनकी पूजा किया करते थे। इससे यह इंगित होता है कि ये बहुदेववादी भी हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। और एक परम सत्ता हुआ करती थी, एक स्त्री सत्ता और एक पुरुष सत्ता, जिसकी आराधना किया करते थे। जैसे आज हिंदू धर्म में भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक आदिशक्ति जगदम्बा का और एक भगवान शंकर का, ठीक है, महादेव का। तो इस तरीके से अर्धनारीश्वर रूप आता है सामने, तो वही अर्धनारीश्वर रूप का पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः किया करते थे। और वृक्षों की पूजा करते थे, जैसे आजकल हिंदू धर्म में होता है। और हिंदू धर्म में प्राचीन काल से वृक्षों की पूजा होती आ रही, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही होता था। तो इससे अंदाजा लगता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू धर्म की सभ्यता थी। नौवां क्वेश्चन आप देखेंगे, लोथल का गोदी बाड़ा क्या है? लोथल का गोदी या डाक यार्ड एक विशिष्ट प्रकार के भवन या महल हुआ करते थे। यह 48.5 मीटर लंबा था। लोथल का गोदी या गोदी बाड़ा 42.5 मीटर नहीं 48.5 मीटर लंबा,
42.5 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा ये था। ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था गोदीबाड़ा। और इस भवन की बनावट शतरंज के खानों की तरह हुआ करती। शतरंज के खाने, आप शतरंज कभी ऐसे इस तरीके से, तो इस तरीके से शतरंज के खानों के तरीके से इनके चबूतरे बने होते थे बनावट। और यहाँ कच्ची ईंटों के 12 चौकोर तथा ऊंचे चबूतरे मिले हैं, जो 4-4 की 3 पंक्तियों में बटे हुआ करते थे। इनके बीच में लंबी लंबी गलियां भी थी, मतलब हैं। तो ये लोथल का गोदीबाड़ा है। लोथल एक स्थान है, वहीं पर ये गोदीबाड़ा बनाया गया था। एक भवन टाइप का होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है गिलगामेश क्या है। गिलगामेश की अगर बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में बेबीलोनिया एक सभ्यता है, उसकी देन अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना करी और इसका नाम है गिलगामेश। गिलगामेश एक महाकाव्य है जो कि प्रथम महाकाव्य है विश्व का, ऐसा माना जाता है। तो विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना करी जिसका नाम है गिलगामेश। गिलगामेश एरेक राज्य के पंजाब राजवंश का 5वां शासक था और बेबीलोनियन वासियों ने उसके साहसपूर्ण कार्यों की गाथाओं को एक सूत्र में पिरो करके महाकाव्य का रूप प्रदान किया और उसको गिलगामेश में लिखा। इस महाकाव्य में सृष्टि रचना तथा प्रलय के संबंध में कई रोचक कथाएं आपको मिल जाएंगी कि भाई सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे खत्म होती है। ये आपको गिलगामेश नामक महाकाव्य में मिल जाएगी, जो कि बेबीलोनियन सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, 11वां प्रश्न आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपके अभिलेखों के प्रकार बताएं। अभिलेखों की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि अभिलेखों के माध्यम से हमको भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि व्यापारिक अभिलेख एक होते थे जिसमें व्यापार से रिलेटेड नियम कायदे लिखे जाते थे। कुछ तांत्रिक अभिलेख हुआ करते थे जिसमें तंत्र मंत्र चीजें लिखी जाती थी। धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख जिससे धर्म की शिक्षा और कुछ जानकारी जीवन जीने के लिए दी जाती थी, उस अभिलेख में लिखवा दी जाती थी, खुदवाए जाते थे अभिलेख। अभिलेख मतलब कि इसे पत्थर होता था, पत्थर पर चीज़ें खुदवाई जाती थी कि भाई उस पर लिखित कुछ चीज़ें लिखी जाती थी ताकि वो जन संचार या सभी लोगों में पहुंच सके। पहले चूंकि मोबाइल फ़ोन या दैनिक जागरण जैसे कोई पेपर न्यूज़ समाचार पत्र ये सब नहीं हुआ करते थे कि भाई कोई चीज़ बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो वही अभिलेखों के माध्यम से नियम कायदों को बताना हुआ करता था। तो धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख, शासन संबंधी अभिलेख भी छपते थे, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या करोगे तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो ये सभी अभिलेखों में लिखे होते थे। प्रशस्ति परक अभिलेख, पूजा और समर्पण परक अभिलेख, दान संबंधी अभिलेख, स्मारकीय अभिलेख, साहित्यिक अभिलेख, ये तमाम प्रकार के अभिलेख जो है होते हैं। तो ये अभिलेखों के प्रकार मैंने आपको बताए। आगे देखिए, मृद भांड। मृद माने होता है मिट्टी, भांड माने होता है बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में मृद भांडों से भी अत्यधिक जानकारी मिलती है। ये पुरातत्व की प्रयोगशाला या वर्णमाला के नाम से जाने जाते हैं मृद भांड। इन मृद भांडों में चित्रित धूसर भांड, यानी जिस पर चित्र छपे हुआ करते थे, ऐसे बर्तन। कृष्ण लोहित मृदभांड, यानी कुछ काले और कुछ लोहे कलर के मिट्टी के बर्तन। गिरवे रंग के मिट्टी के बर्तन। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, ये सब तमाम प्रकार के कलरफुल बर्तन और कुछ काले बर्तन ये सब मिले हुए हैं जो कि मिट्टी के हैं। विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के ज्ञान में हमारी सहायता करते हैं। मृदभांड इतिहासकारों को किसी अन्य स्रोत की भांति युग विशेष और स्थल विशेष के अतीत के प्रायः सभी पक्षों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। मृदभांड की सहायता से हम इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस समय के तमाम प्रकार के पहलुओं पर जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों के बारे में हम मिट्टी के बर्तन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारतीय इतिहास को समझने में, मृदभांड। प्रोफेसर बीबी लाल जो कि एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मृदभांड अत्यंत महत्वपूर्ण कुंजी या चाबी होती है, जिस चाबी के द्वारा भूतकाल के अनेक जो रहस्य होते हैं उन रहस्यों को खोला जाता है कि भविष्य मतलब कि भूतकाल में क्या क्या चीज़ें पहले रही होंगी। तो उस भूतकाल के रहस्य को खोलने में मदद करती है कौन सी चाबी? मृदभांड की एक चाबी। मृदभांड को एक चाबी के रूप में इसलिए बताते हैं जो कि एक जो पुरानी गुत्थी है उसको सुलझाने में मदद करता है मृदभांड। जो अब तक अज्ञात में चीज़ें थी उसको सामने लाता है मृदभांड। अब आगे देखिए, अगला है 13वां प्रश्न है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए आपका रिवीजन हो रहा है तीव्र गति से, फटाफट से आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। पिरामिड, पिरामिड की बात की तो गीजा की पिरामिड मिस्री कला की अमूल्य निधि है। यहाँ के एक पिरामिड की ऊंचाई लगभग 480 फीट और है इसकी ऊंचाई, मतलब एक भुजा 775 फीट लंबी है। 13 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इसमें 2.5 टन भार के 23 लाख पाषाण लगे हुए हैं। ये इतनी चतुरता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड़ की चौड़ाई 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है। डॉक्टर गोयल के मतानुसार, वो कहते हैं डॉक्टर गोयल कि आधुनिक युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसे भवन बनाए, मतलब बनाने योग्य दक्षता यानी क्षमता है कि आजकल के जो वर्तमान कारीगर हैं वो उनमें से बहुत कम ऐसे कारीगर हैं जो इसको बना सकते हैं। हेरोडोटस जो कि एक इतिहासकार हैं और इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि गीजा के विशाल पिरामिड को 1 लाख व्यक्तियों ने 20 साल में बनाया था। अब आप सोचो, 1 लाख व्यक्तियों ने मिलकर के 20 साल में गीजा का पिरामिड बनाया था, तब जाकर के गीजा का पिरामिड बना था। तो ये थे गीजा के पिरामिड की कुछ बातें। तो पिरामिड ये होते हैं, त्रिभुजाकार होते पिरामिड, ये बात आप ध्यान रखेंगे। त्रिभुज के आकार के होते हैं और इस तरीके से इसमें जो राजा होते हैं वहाँ के फाराओं, उन्हीं की समाधि बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न नील नदी। नील नदी की बात की तो मिस्र की सभ्यता नील नदी में विकसित हुई है और नील नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मिस्र के सभ्यता के विकास के लिए। नील नदी ने मिस्रवासियों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाने तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। मिस्र को नील नदी का वरदान इसलिए कहा क्योंकि नील नदी अगर नहीं होती तो मिस्र की सभ्यता आज ना होती। नील नदी ने केवल रेगिस्तान के विकास को ही नहीं रोका, बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से भी मिस्रवासियों की सुरक्षा करी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि रेगिस्तान या मरुस्थल बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे। नदियों के अभाव में मरुस्थल हो जाते हैं और ज़मीन जो होती है वो मर जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है। नदियों के होने से बहुत लाभ मिलता है, जल की सुविधा, पशु पालन की सुविधा, यहाँ तक कि अपने पानी पीने की सुविधा और इसके अलावा खेती करने की सुविधा, तमाम प्रकार की सुविधाएं नदियों किनारे होती हैं। और इसी कारण से नदी जो होती है किसी भी सभ्यता को विकसित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी सभ्यता की बात करेंगे तो अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, ये इसका प्रमाण है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अखनाटन क्या है। अखनाटन की बात की जाए, सॉरी अखनाटन बताएं तो मिस्र के साम्राज्य युग में आमेन होतेप चतुर्थ उर्फ अखनाटन मिस्र का अधीश्वर बना, मतलब एक राजा है अखनाटन, एक शासक है। तो आमेन होतेप चतुर्थ, इसी का नाम है अखनाटन, ये मिस्र का राजा बनता है। यह संभवतः शांति प्रिय, चिंतनशील, स्वतंत्रवादी, परिष्कृत मनोवृत्ति वाला व्यक्ति हुआ करता था अखनाटन। अपनी चिंतनशीलता और धर्म की गंभीर मीमांसा करने के उपरांत उसे विश्वास हो गया था कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अतियु माने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अतीव आवश्यकता है। अतएव बहुदेववाद की पुनः पद्धति का उन्मूलन माने उसको खत्म करके एकेश्वरवाद की स्थापना की थी इसने, अखनाटन ने। और इस प्रकार से मिस्र की धरती पर धार्मिक क्रांति का बीज बो दिया था अखनाटन ने। तो ये था अखनाटन, जो कि मिस्र का साम्राज्य मतलब कि साम्राज्य का शासक था एक समय के लिए। और इसने बहुदेववादी जो पद्धति थी वहाँ की धार्मिक पद्धति, उसको खत्म किया और एक देववादी पद्धति का सृजन किया इसने, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया। तो ये कौन था? ये था अखनाटन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस की अगर बात की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में। कन्फ्यूशियस की बात करें तो कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 560 ईसा पूर्व में सांतुंग प्रांत के लू नामक ग्राम में इसका जन्म हुआ था कन्फ्यूशियस का। कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व में हुआ था। जब ये युवावस्था में था तो इसने एक विद्यालय खोला था कन्फ्यूशियस ने, छात्रों को पढ़ाना शुरू करता है और कहा जाता है कि उसके विद्यालय में 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ वर्षों के बाद कन्फ्यूशियस को चंगंतू नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया और उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण से अन्य नगर मजिस्ट्रेट जो थे वो कन्फ्यूशियस से ईर्ष्या करने लगते हैं और उसका अंतिम दिन बड़ा कष्ट में बीतता है। 62 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? कन्फ्यूशियस की। तो ये था कन्फ्यूशियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कन्फ्यूशियस और आप सभी को पता होगा कन्फ्यूशियस के बारे में।
तो ये कन्फ्यूशियस था 560 ईसा पूर्व में। इसका जन्म होता सांतुंग प्रांत के लू नामक ग्राम में। ठीक है, चीनी सभ्यता में बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये कन्फ्यूशियस, आप सभी को पता होगा। अच्छा, कन्फ्यूशियस ने कोई नया धर्म नहीं चलाया था, और आपको बता दूं कि ये अपने धर्म में जो बुराइयां थी उन्हीं बुराइयों को खत्म करने का काम किया था कन्फ्यूशियस ने। और आपको बता दूं कि कन्फ्यूशियस का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध इसलिए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिकों में कि जो भारत में महात्मा बुद्ध का स्थान है, ईरान में जो स्थान जरथुष्ट्र का है, वही स्थान चाइना में कन्फ्यूशियस का आप मान सकते हो। ठीक है, और कन्फ्यूशियस जो है 72 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होती है। 62 या 72, तो कहीं कहीं पर आपको 72 मिलेगा, कहीं कहीं 62, वैसे 72 कर लेंगे इसको। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होती है। और खास करके कन्फ्यूशियस जो था, इसको ली चिन के नाम से भी जानते हैं, ई चिंग भी इसको कहते हैं, सी चिंग और छुन छिऊ या सूचिंग, ये कई नाम है इसके। तो इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसकी मृत्यु हुई थी 457, मतलब कि 400, मतलब कि 479 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। 560 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये था कन्फ्यूशियस। आगे देखिएगा, 17वां प्रश्न है पगोडा। पगोडा क्या है भाई? पगोडा की बात करें तो पगोडा क्या है? ये चीनी स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है पगोडा। पगोडा एक पवित्र मीनार होती है जो एक ऊंचे पतले पिरामिड से मिलती जुलती है। इसके 6 या 7 पार्श्व होते हैं और इसकी प्रत्येक मंजिल के ऊपर विशिष्ट प्रकार की एक छत होती है। कोई कोई पगोडा 15 मंजिलों का होता था। जब चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ तो वहाँ अनेक बौद्ध मंदिर भी बनने लगे, नहीं तो उससे पहले पगोडा बनते थे वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो ऐसे ऐसे बने रहते हैं, खूब ऐसे ऐसे धारी करके, फिर ऐसे पिरामिड टाइप के ऐसे, ये तो पार्श्व ऐसे, मतलब ये छज्जा टाइप का जो होता है वही पार्श्व कहलाता। तो ये सब बने होते थे पगोडा में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न क्या है? मंदारिन। मंदारिन की बात करें तो आज चाइना की जो भाषा है वो मंदारिन है, लेकिन मंदारिन का एक अलग कहानी है। मंदारिन विद्वानों का एक वर्ग हुआ करता था। चाइना में विद्वानों का एक अलग वर्ग था जिसे मंदारिन कहते थे। और ये मंदारिन जैसे आज ब्राह्मण वर्ग आप मान सकते हो भारत में पहले प्राचीन समाज में था, वैसे मंदारिन वर्ग हुआ करता था। और वर्ग मंदारिन वर्ग के लोगों का समाज में बहुत अधिक सम्मान हुआ करता था। इसी वर्ग के लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। चीन में किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपनी विद्वता एवं योग्यता के आधार पर मंदारिन वर्ग का सदस्य बन सकता था। चीन में व्यक्ति का सम्मान उसके व्यक्तिगत गुणों पर आधारित था, न कि वंश और परंपरा पर आधारित था। तो ये थे मंदारिन। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, और आज मंदारिन भाषा है चाइना की, उसी के नाम पर रख दिया गया है, चूंकि वर्ग उच्च वर्ग था। आगे देखिए अगला प्रश्न है वैदिक संहिता क्या है? आर्यजनों और वैदिक जनों, यानी कि जो आर्य थे वो और जो वैदिक कालीन लोग हैं वो दोनों का, मतलब वैदिक काल में आर्य ही थे, ये बहुत लोगों ने पुष्टि करी, तो दोनों का आप लिख करके इसीलिए लिखा गया है। लिपि का ज्ञान नहीं था, ये लिखने की कला नहीं जानते थे, इसलिए जिस काल में इसकी रचना होती है वैदिक संहिता की, उसी काल में इसका संकलन नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य की प्राचीनतम कृति ऋग्वैदिक संहिता की रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने करी थी, और ये लिख नहीं पाए थे उस समय। और इसके 10 मंडलों में आप देखिएगा, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से मंडल 2 से लेकर के 7 तक प्राचीनतम अंश इसमें आपको मिलेंगे। फिर मंडल 8 और 9 की रचना जो है उसके बाद में होती है। मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं। अर्थात इसमें मतलब स्तरीकरण की समस्या है जिसका सीधा संबंध काल निर्धारण से है। यद्यपि इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई थी, तथापि जब लिपि का विकास हुआ तब इसका संकलन हुआ, तब इसको लिखा गया। बाकी पहले वैसे श्रुति के हिसाब चलते थे। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। पहला वेद है वैदिक संहिता या श्रुति, मतलब उसमें खास करके ऋग्वेद जिसमें मंत्रों की प्रधानता है, यानी मंत्र प्रधान है। दूसरा यजुर्वेद जिसमें यज्ञ विधियों से रिलेटेड है, यज्ञ विधि उसमें बताई गई हैं। अथर्ववेद में जादू मंत्र चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं अथर्ववेद में। और बाद में सामवेद की बात करें तो सबसे प्रमुख वेद है सामवेद। और ऋग्वेद की रचना जो होती है सप्त सिंधु प्रदेश में 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में होती है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में
जो है सप्त सिंधु प्रदेश में रचना होती है ऋग्वेद की। और इसकी रचना, ये लिखित की रचना मैं बता रहा हूँ, बाकी इसकी रचना जो है पहले मतलब कि ये देवताओं के द्वारा बताई गई, इसके जो ऋग्वेद है उसकी रचना करी गई ऐसा माना जाता है। वेदों की रचना बाद में, वेदों तथा अन्य संहिता मतलब साहित्य की रचना 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में कुरु पांचाल के क्षेत्र में होती है। तो वेद चूंकि वो जब लिखने का विकास नहीं था, केवल मंत्र लोग बोलते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे, तो बोल करके ही याद करते थे, लोग उसको याद करते थे, श्रुति करते थे, सुनते थे, सुन करके याद करते थे, उसको लिखने की कला चूंकि नहीं थी, तो उस समय वेदों का विकास था। इसीलिए वेद दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं और हैं भी। ठीक है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद का नाम आता है। तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, कोई भी ग्रंथ अगर देखें तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20वां प्रश्न है, सांग राजवंश क्या है? सांग राजवंश के इतिहास का ज्ञान हमें खुदाई से प्राप्त सामग्रियों से होता है। हांगहो एक नदी है, उसी नदी के पास अन्यांग नाम की जगह पर खुदाई से बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें हमें सांग राजवंश का इतिहास मालूम होता है। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुति मतलब कि जो लोग कहते हैं उन्हीं के अनुसार, जिनकी पुष्टि पुरातात्विक खोजों से हुई है, यह पता चलता है कि 1400 ईसा पूर्व के शीघ्र बाद फॉन केंग नाम के एक राजा ने अपनी राजधानी अन्यांग नामक शहर में बनवाई और यह शहर नदी के किनारे बसाया गया। इस नगर के रहने वाले इतिहास की दृष्टि से चीन देश के पहले निवासी थे और अन्यांग शहर में जिस राज्य प्रशासन होता था उसे सांग राजवंश का राज्य कहा जाने लगता था। तो ये मतलब कहा जाने लगा था, तो ये था सांग राजवंश जो चाइना से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, हन राजवंश क्या है? हन राजवंश की अगर बात की जाए तो हन राजवंश जो है वो चीन के इतिहास में हन वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इस वंश के नरेशों ने, यानी नरेश माने राजाओं ने 426 वर्षों तक शासन किया। डॉक्टर यूएन राय एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि, उनके शब्दों में अगर देखें तो कहते हैं कि चिन वंश के काल में चीन के उत्थान की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह हन वंश के काल में पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। और इस समय सभ्यता और संस्कृति तथा संस्थाओं का जो विकास हुआ वह चीन के इतिहास में स्वर्णांकित है और अच्छा माना जाता है। इतिहास में हन वंश के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। इस वंश में बूती और वांग मैग नामक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनकी विजयों से साम्राज्य विस्तृत हुआ। वर्तमान चीन की सीमाओं का विस्तार जो हुआ है इसी वंश में हुआ है। इस वंश के काल में शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया, सामंत प्रथा का अंत किया गया, राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगात्मक जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती थी वो पद्धति प्रारंभ करी गई। योग्यता के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चुनाव विश्व सभ्यता के इतिहास में शायद पहला उदाहरण जो है चाइना के हन राजवंश से ही प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न तो ये इतना लिख देंगे हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है, इस फंक्स क्या है बताएं? इस फक्स बताएं। इन्फिक्स क्या है? इन्फिक्स की बात करें तो गीजे के पिरामिड के पास एक इन्फिक्स है, यानी इन्फिक्स मतलब नर और सिंह की मिलीजुली मूर्ति जो होती है इसी को जो है इन्फिनिक्स कहते हैं। यह 25 गज ऊंची और 50 गज लंबी है। इसे प्राचीन काल में हु के नाम से पुकारा जाता था इन्फिनिक्स को, जिसका अर्थ होता सुरक्षा का चौकीदार। या मान सकते हैं कि ये सुरक्षा करने वाला जो है पिरामिड हुआ था, गीजा का जो पिरामिड था बड़ा वाला, उसकी रक्षा के लिए एक नर और सिंह के आकार की मिलीजुली मूर्ति मतलब कि नर और जो है सिंह यानी बाघ जैसी आकृति बनाई जाती थी, तो जो रक्षा करता था। आधुनिक समय में मिस्रवासी इसे अब्बुल होल के नाम से पुकारते थे। इसका अर्थ होता है भय का पिता, ठीक है, या डर का पिता। तो ये होता था नरसिंह की मिलीजुली मूर्ति, इसको इन्फिनिक्स बोलते थे वहाँ की भाषा में। 23 नंबर प्रश्न है, लोथल का पुरातात्विक महत्व क्या है? लोथल का पुरातात्विक महत्व की बात करें तो लोथल जो है अहमदाबाद के 50 मील अहमदाबाद से 50 मील दक्षिण में धोलुका तालुका के सरगवाला गांव एक है उसी में स्थित है। यहाँ का टीला अंडाकार और निकटवर्ती भूमि से 18 फीट ऊंचा है।
यहाँ का उत्खनन प्रोफेसर S.R. राव ने करवाया था। यहाँ के पुरावशेषों को 5 निर्माणात्मक कालों में विभाजित किया जाता है। यहाँ के उत्खनन से प्रसिद्ध डाकयार्ड प्रकाश में लाया गया और इससे पता चलता है कि यहाँ से सुमेरिया से व्यापार हुआ करता था। लोथल से सुमेरिया का व्यापार भी हुआ करता था। ये था लोथल। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी या क्या कैसी शिक्षा हुआ करती थी वैदिक काल में। तो आर्यों ने अपनी संस्कृति के विकास, संरक्षण और प्रसार के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। शिक्षा ऋषियों के द्वारा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी और इस काल में शिक्षा बौद्धिक और नैतिक विचार देती थी। शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति की प्रेरणा, सामाजिक तत्वों का बोध होना, चरित्र निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। इस काल में बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी वैदिक काल में। ठीक है, तो ये थी वैदिक काल की शिक्षा। गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी और इस तरीके से शिक्षा दी जाती थी और लोग लिखते नहीं थे, केवल सुनते थे और समझते थे। ठीक है, याद करते थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कला की प्राचीनता क्या है, इसके बारे में बताएं। तो प्राचीन कला में लेखन कला की प्राचीनता के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहले तो मैक्स मूलर का ये मत है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो लेखन कला के अस्तित्व को प्रमाणित कर सके। उन्होंने लेखन कला को 4th शताब्दी ईसा पूर्व का परवर्ती माना है, जबकि बर्नल कहते हैं कि भारतीयों ने फिनीसिया निवासियों से लेखन कला का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भी लोग एक प्रकार से उसको बताते कि भाई ये पहला लेखन ग्रंथ है। तो इस तरीके से लेखन की प्राचीनता ये है कि भाई एक तो अष्टाध्यायी पर लोगों की निगाह टिकती है और दूसरा जो फिनीसिया के लेखक है या सुमेरियन सभ्यता की बात करें तो वहां से। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर, गाथा किसे कहते हैं। गाथा की बात की तो गाथाएं भी अति प्राचीन काल से चली आ रही हैं। ये उस काल की हैं जब पारसिक और पितर देश का राजा वैवस्वत यम था। इतने ब्राह्मण में भी पुरानी गाथाओं का उल्लेख है। जो गाथाएं ब्राह्मण ग्रंथों से निकली हैं, उद्धृत हैं, उसके अंत में सर्वर्थ इति पद का प्रयोग बताया गया जाता है। ये बताया है कि ये गाथाएं यथा तथ्य रूप में उद्धृत होती रही हैं। वस्तुतः ये गाथाएं ग्रंथ में विद्यमान थी। पारसिको गाथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो ये गाथा ग्रंथ होते थे जिसमें कुछ गाथाएं यानी गायन टाइप की चीजें, गायन से रिलेटेड चीजें लिखी होती थी। आगे देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, महावंश का महत्व बताइए। तो सिंघल का द्वितीय ग्रंथ महावंश है। इसकी रचना कदाचित महानाम नामक कवि ने लगभग, इसकी रचना महावंश की रचना किसने करी थी, महानाम नामक कवि ने लगभग 5वीं शताब्दी में करी थी। काव्य की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक उत्कृष्ट है, महत्वपूर्ण है। इसका वर्णित विषय भी दीप अंश की अपेक्षा विशद और विस्तृत है, परंतु कपोल कल्पित अतिरंजित सामग्री भरी पड़ी इसमें। यह ग्रंथ इतिहास निर्माण में अत्यधिक सहायक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का ज्ञान आपको महावंश नामक ग्रंथ से मिल जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। तो मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ चावल, रुई, गन्ना इन सभी खेती हुआ करती थी और इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है मिस्र की, चूंकि ये नदियों के बीच की भूमि है। नदी मिस्र नदी मतलब वहाँ पर नील नदी है, तो नील नदी के कारण से भूमि उपजाऊ यहाँ की बनी हुई है। अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी, इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना भी करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती थी। फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दी गई। मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील नदी पर निर्भर रहना पड़ता था। प्राचीन मिस्रवासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा की भावना थी तथा वे एक देवता के रूप में नील नदी की पूजा किया करते। जैसे भारत में गंगा नदी की पूजा हम लोग करते हैं, वैसे वहाँ पर नील नदी की पूजा हुआ करती थी। इसलिए इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस, उन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो नील नदी मिस्र की वरदान है वास्तव में, क्योंकि मिस्र की सभ्यता का विकास
अगर नील नदी ना होती तो शायद उतने अच्छे तरीके से ना हो पाता या ना ही हो पाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, फाहियान कौन था? फाहियान की अगर बात की जाए तो चीनी यात्रियों के साथ 399 ईस्वी में चीन से चल करके भारत में आया था फाहियान, और चाइना का एक यात्री था। 414 ईस्वी में वापस लौटा और इस समय यहाँ गुप्त वंश का पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था। इसने स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश किया तथा समुद्री मार्ग से वापसी करी थी। इस अवधि में उसने अनेक बौद्ध तीर्थों और ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएं करी। फाहियान ने धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण से फाहियान ने राजनीतिक विषयों को अपने वर्णन का विषय नहीं बनाया। यहाँ तक कि इसने भारतीय शासक का नाम तक नहीं लिखा जिसके बारे में वर्णन किया। तो फाहियान ये था, चीनी यात्री था, 399 ईस्वी में चीन से चल करके भारत आया था और 414 ईस्वी में वापस लौट गया था। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नदी घाटियों में सभ्यता के उदय के क्या कारण थे? आखिरकार जितनी सभ्यताओं का उदय हुआ है वो किसी न किसी नदी किनारे ही क्यों सभ्यताओं का विकास हुआ है? इसके कई कारण है वैसे तो, लेकिन इसका उत्तर आप छोटे में कैसे समझ सकते हैं? तो नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध रहती है, सबसे पहली बात, इसलिए लोग वहां पर बसना चाहते हैं। दूसरी बात, नदियों से नहरें निकाल कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तीसरी बात, नदियों की घाटियों से मनुष्य को अपने पालतू पशुओं के चरने के लिए घास उपलब्ध हो जाती थी और पानी नदियों में पीने के लिए। नदियों में नावों के द्वारा मनुष्य यात्रा कर सकते थे तथा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, ये भी फायदा। ईंट बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी और इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी हो जाती थी, जिससे मकान बना करके उसको और मकान बनाना और सरल हो जाता था, सुगम हो जाता था। तो ये मिश्र नदी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की अगर बात करें सभ्यता की, तो बिना नदियों के सभ्यताओं का विकास संभव नहीं है और ना ही संभव था पहले। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है उत्तर वैदिक युगीन सिक्के। उत्तर वैदिक युग के जो सिक्के हैं यानी वैदिक युग के जो बाद के सिक्के हैं उसके बारे में। तो उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु निष्क, सतनाम, पाद और कृष्णल कृष्णल ये सिक्के अवश्य मिलते हैं। निष्क का उल्लेख जो है पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, निष्क नाम का सिक्का। संतनाम जो है दक्षिणा के रूप में सुवर्ण का उल्लेख मिलता है, सतनाम दक्षिणा के रूप में दिया जाता था, ठीक है। तो ये सोने का सिक्का हुआ करता था सतनाम। कृष्णल रत्ती को कहते हैं, मतलब कहते हैं ना तुमको रत्ती भर मैं नहीं दूंगा, तो रत्ती कृष्ण मतलब कि कृष्णल का नाम था। पाद का उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है। तो इस तरीके से ये उत्तर वैदिक कालीन के कुछ सिक्कों के नाम मैंने आपको बताए। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में बताएं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय किसको जाता है? पुरातात्विक स्रोतों को जाता है। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका सर्वप्रथम ज्ञान 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुआ। सर जॉन मार्शल और सन मार्टिमर व्हीलर जैसे ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करी और इन विद्वानों ने वहाँ मिले भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया। क्योंकि उन अवशेषों पर लिखे गए शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए हड़प्पा के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए शिल्प अवशेषों के आधार पर या उनके अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पर लिखी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर उसको पढ़ने में उतनी ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त हुई है लोगों को। तो इस तरीके से जो अवशेष मिले हैं, जो हमको चीज़ें मिली हैं वहाँ से, जो हमको सामान मिले हैं, उन्हीं कार्बन डेटिंग वगैरह करके और उनकी एज निकालते हैं, फिर वहाँ के इतिहास के बारे में हमको जानकारी, उस समय के बारे में हड़प्पा सभ्यता में क्या था, कैसी चीज़ें थी, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन राजा। तो राजा की अगर बात की है वैदिक कालीन राजा की, तो राज्य का राजा जो होता था, राज्य का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जिसका पद वंशानुगत होता था कि राजा का पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा, ऐसे होता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि कभी कभी राजवंश में से किसी व्यक्ति को चुन करके राजा बनाया जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र एवं सम्माननीय कार्य शत्रुओं की प्रजा से रक्षा करना हुआ करता था। जनता भी इसके बदले में राजा के प्रति भविष्य मतलब की भक्ति भाव रखती थी।
क्योंकि शत्रुओं से रक्षा करते थे राजा ही, तो एक प्रकार से भक्ति की भावना होती थी राजा के प्रति, राजा को भगवान के रूप में लोग देखते थे। और इसके अलावा जनता भी इसके बदले में राजा के प्रति भक्ति भाव रखती थी। राजा को कर देती थी जनता, जिसे जो है बलहित कहते थे। राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की शपथ जो है राजा को लेनी पड़ती थी। ये वैदिक कालीन राजा की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई उनके बारे में। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए करने के लिए अनेक पदाधिकारी हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख रूप से पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे। महामंत्री और मंत्री पुरोहित जो कि सलाह देते थे कि राजा को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे आजकल सलाहकार होते हैं, वैसे पहले पुरोहित हुआ करते थे जो सलाह देते थे। 34 नंबर पर से मोहनजोदाड़ो के बारे में बताएं। मोहनजोदाड़ो किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता है। मोहनजोदाड़ो में एक गढ़ी का अवशेष मिलता है, एक स्थान है मोहनजोदाड़ो, और वहीं पर तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण से मोहनजोदाड़ो भी एक सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। मोहनजोदाड़ो पर एक मूवी भी बन चुकी है। तो मोहनजोदाड़ो 10 मीटर से 20 मीटर ऊंचे कृत्रिम पहाड़ी पर जो है निर्मित की गई है। जो अवशेष मिला है 10 मीटर से 20 मीटर ऊंचे कृत्रिम पहाड़ी पर निर्मित की गई थी। नदी की बाढ़ से रक्षा के लिए इसकी चतुर्दिक ऊंचा बांध बना था मोहनजोदाड़ो के, जिसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर थी। गढ़ी के उत्तर दक्षिण किनारे पर पक्की ईंटों से निर्मित एक ठोस बुर्ज उपलब्ध हुआ है। मोहनजोदाड़ो के गढ़ी के दक्षिण वर्गाकार 27.43 मीटर 20 स्तंभों पर टिका भवन का अवशेष कई संभावनाओं को इंगित करता है। 5-5 हजार पाँच पाँच की 4-4 पंक्तियों में 20 स्तंभ हैं। इसमें चौकियाँ बनी हैं जो संभवतः बैठने के उपयोग में लाई जा सकती है। एक बड़ी चौकी पश्चिम दिशा में मध्य भाग में बनी थी। तो ये सब मोहनजोदाड़ो के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड। हड़प्पा संस्कृति क्या है? तो इस संबंध में 3 मत हैं। प्रथम मत में लक्ष्मण स्वरूप वत्स ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता बताया। द्वितीय में गार्डन चाइल्ड ने सुमेरियों को सिंधु सभ्यता का निर्माण करता बताया। तीसरे मत में जॉन मार्शल ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मत है कि भूमध्य सागरीय सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक बहुसंख्या में थी और इसी जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी किनारे ये सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न, हेरोडोटस। तो विश्व के प्रथम इतिहासकार हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं हेरोडोटस। इनका 484 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 425 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। यूनान पर ईरानी आक्रमण का इतिहास अत्यंत रोचक ढंग से इन्होंने लिखा। वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता था। वह विदेशी था हेरोडोटस। एथेंस में आकर के बस जाता है हेरोडोटस, और उसने फारस यूनान के युद्धों का वृत्तांत और यूनान के आसपास रहने वाली जातियों का इतिहास लिखा। अगला प्रश्न 37 नंबर, असुरबनिपाल। सारगन द्वितीय के उत्तराधिकारियों में असुरबनिपाल 669 से लेकर के 633 ईसा पूर्व एक महान विजेता तथा सफल शासक सिद्ध हुआ। उसने मिस्र को जीता। उसने अनेक युद्ध लड़े और अपनी क्रूरता के कारण से बदनाम भी हुआ असुरबनिपाल। और यद्यपि उसने शालीनता की कमी नहीं थी, उसके समय में असीरिया की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। असीरियन सभ्यता से रिलेटेड है असुरबनिपाल। परंतु उसके बाद विदेशी आक्रमणों के कारण से असीरिया का तेजी से पतन होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से असुरबनिपाल के बारे में चीज़ें हो गई। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में मॉडल पेपर में मैंने आपको चर्चा करी पूरा हम्बुराबी के बारे में। हम्बुराबी के बारे में बताएं। तो एमोराइट वंश का छठा शासक था हम्बुराबी। हम्बुराबी की संहिता बड़ी फेमस है, और इसने लगभग 42 वर्षों यानी कि लगभग 2123 ईसा पूर्व से लेकर के 2081 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह अपने युग का एक महान विजेता था। इसने अपने पराक्रम और सैन्य बल से मेसोपोटामिया का एकीकरण किया, और इसके बाद इसने एलम
तथा असीरिया के शक्तिशाली राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। एक कुशल शासक और संगठनकर्ता था हम्बुराबी, और हम्बुराबी की एक संहिता इसने निर्माण करवाई जिसमें कानून के बारे में बताएगा कि भाई कैसा कानून चलेगा, कैसे नियम होते हैं, क्या लोगों को रूल फॉलो करने, सारी चीज़ें इसने बताई थी। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीन की दीवार। चीन की दीवार के बारे में कुछ चीज़ें बताएं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से आपके, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुणों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए सी हुआंगटी ने एक दीवार बनाई जिसको चीन की दीवार कहा जाता था, मतलब कहा जाता है आज। और यह 1500 मील लंबी दीवार है, 20 फीट चौड़ी इसकी मतलब चौड़ाई है, 22 फीट ऊंचाई है इस दीवार की। 20,000 गुंबदें, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकियाँ मतलब कि बनी हुई थी। यह दीवार 10 वर्ष में बन करके तैयार हुई थी। इस पर अंकित शब्द इस प्रकार हैं, जैसे स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी सैनिक रोक जो है वो चीन की दीवार बनाई गई थी चीन की रक्षा के लिए। ठीक है, चूंकि हुण वगैरह आक्रमण ना कर पाए चीन पर, इसलिए बनाई गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थी चीन की दीवार जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाओत्से। लाओत्से की बात करें तो जनश्रुति के अनुसार लाओत्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में चीन के हुनान प्रांत के एक निर्धन परिवार में हुआ था। लाओत्से की विचारधारा चीन के प्राचीन ग्रंथों यी चान और यू चीन पर आधारित थी। उसके उपदेश का मूल सार था प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलो। वह सभ्यता की कृत्रिमताओं से दूर हटकर के आनंद प्राप्ति का समर्थक था। उसने चीन लोगों को बिना किसी झिझक के नियमित द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने को कहा। तो ये लाओत्से था। अगला प्रश्न दुंगी। 41 नंबर प्रश्न दुंगी। सुमेरिया का अपना संपूर्ण प्रशासनिक विधि सम्मत था। प्रशासन जो था उसका विधि सम्मत था, कानून के हिसाब से प्रशासन चलता था सुमेरिया का। सुमेरिया की अपनी विधि संहिता थी जो परंपराओं, आचार विचारों और रीति रिवाजों पर आधारित थी। शुरुआत में ऐसे बिखरे और स्थानीय आधार पर थे ये, किंतु जब विशाल साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ होती तो अलग अलग नगर राज्यों के रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता के कारण से कठिनाइयाँ सामने आने लगी। तो सबसे पहले दुंगी ने इसका उसको संहिता और संकलन कर एक सर्वमान्य विधि संहिता का रूप प्रदान किया। किसने? दुंगी ने। इस तरीके से ये फिर तब से तो दुंगी यही थे जिन्होंने जो परंपरा, रीति रिवाज, आचार विचार थे और कानून थे उनको विधि संहित किया। ठीक है, कानून के हिसाब से उसको समाहित उसको इकट्ठा किया। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेसोपोटामिया के बारे में बताएं। तो मेसोपोटामिया जिसे 1918 ईस्वी में इराक की संज्ञा दी गई है, दक्षिण पश्चिम एशिया का दजला फरात और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित भूक्षेत्र है। मेसोपोटामिया शब्द दो नदियों के मध्य के प्रदेश से अभिप्रेत है, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया का यही अर्थ है, जिसमें दजला एक नदी है और दूसरी नदी फरात। इन दोनों नदियों के बीच की जो संपूर्ण घाटी है उसी को मेसोपोटामिया सभ्यता वहीं पर बसी थी। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी के मेसास और पोटामस शब्द से बना हुआ है। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामस शब्द का मतलब होता है नदियों के मध्य, नदी, और इसलिए नदियों के बीच का प्रदेश को मेसोपोटामिया कहते हैं। यानी आप देखिए मेसोस का मतलब होता है मध्य यानी बीच का, पोटामस का मतलब होता है नदी यानी बीच की नदी, यानी नदी के बीच का स्थान जो है इसी को मेसोपोटामिया कहते हैं। दजला और फरात की जो घाटी है बीच की या स्थान है, इसी को मेसोपोटामिया का भूक्षेत्र कहा जाता है। 4 सभ्यताएं अस्तित्व में आई मेसोपोटामिया में, खास करके दजला और फरात नदियों के बीच में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। एक सभ्यता सुमेरिया सभ्यता, एक बेबीलोनिया, एक असीरिया और एक कैल्डिया, ये 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। ये चारों सभ्यताएं या ये चारों वस्तुतः एक ही सभ्यता के विभिन्न रूप हैं, किंतु सुमेरियन सभ्यता के द्वारा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रतिनिधित्व अधिक सीमा तक होता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो सुमेरिया सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता और असीरिया सभ्यता या कैल्डिया सभ्यता, ये सब बात एक ही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। असीरिया की विश्व की सभ्यता को क्या देन है? सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में असीरियनों की मुख्य देन बेबीलोनिया की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा तथा उस पर प्रसार था। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व सभ्यता को अमूल्य देन है।
अन्यथा इन क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान नाम मात्र का ही है। राजनीति के क्षेत्र में उनकी देन बर्बर सैन्यतंत्र की स्थापना करना, जिसकी सहायता से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। परंतु उनकी बर्बरता और अमानवीयता ने उन्हें संपूर्ण दुनिया से घृणा का मतलब दुनिया में घृणा का पात्र बना दिया असीरियन के लोगों को। फिर भी उनकी साम्राज्यवादी प्रशासन व्यवस्था ने आने वाले साम्राज्यों को अवश्य प्रभावित किया। सीरिया और ईरान की सभ्यता पर असीरियन लोगों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। जरथुष्ट्र के समय में असीरियन धर्म की छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। डॉक्टर सुशील माधव पाठक कहते हैं कि मुख्य रूप से असीरिया के लोग किसी महान संस्कृति के निर्माणकर्ता नहीं वरन संरक्षक थे। ठीक है, तो ये थे असीरियन सभ्यता के लोग। आगे देखिएगा 44 नंबर प्रश्न, चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था? चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल था हुआंगहो, एक नदी है, उसी नदी के निचले बेसिन में इस नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ चीन की सभ्यता का। चीनी लोग इसे पीली नदी भी कहते हैं, मतलब कहते थे किसको, हुआंगहो नदी को, इस कारण से, और कहते भी हैं आज। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से हुआ होता है, और आप देखते हैं इसको पीली नदी कहते हैं, तो इसीलिए चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता भी कहते हैं। यह काफ़ी दूर तक उत्तर की ओर बहने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है चीन की, मतलब कि ये जो पीली नदी है या हुआंगहो नदी है, और फिर घूम करके पुनः दक्षिण की ओर बहती है। आगे भी चल करके या फिर पूर्व की तरह बहने लगती है और फिर प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। ये चीनी सभ्यता का विकास इसी नदी किनारे हुआ। आगे देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है, चीनी समाज में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? चीनी लोगों के जीवन में मेलों, उत्सवों, पर्वों आदि का काफ़ी महत्व था। ऐसे अवसरों पर रंगीन कागजों की कंदीलें जलाई जाती थी तथा आतिशबाजी भी की जाती थी। इसमें इसके अतिरिक्त आखेट यानी शिकार, तैराकी, कुश्ती, व्यायाम, मुक्केबाजी, नृत्य, संगीत, ताश खेलना, शतरंज खेलना, ये सब भी चीनियों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही संगीत और नृत्य में भाग लिया करते थे। चीन में जादू के खेल में काफ़ी लोकप्रियता भी थी, तो चीन के लोग जादू काफ़ी पसंद करते थे उस समय। 46 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताएं। वैदिक काल में आर्यजन यानी कबीलों में मतलब आर्यजनों कबीलों में संगठित हुआ करते थे, और इस काल में राजा किसी क्षेत्र विशेष का राजा ना होकर के अपने जन का स्वामी हुआ करता था। जन एक एक प्रकार से लोगों का, मतलब एक जैसे जनपद ये होता है, ऐसे जन हुआ करता था। ऐसे आज का जिला है वैसे जनपद मतलब जन हुआ करता था, और राजा जन का स्वामी हुआ करता था। परिवार ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहा जाता था, और कुल का नेता कुलप होता था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन हुआ करता था वैदिक कालीन राज्य में। ग्राम अनेक परिवारों से मिलकर के कई परिवार मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी ग्राम एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, ग्रामणी ग्राम। ठीक, ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था ग्रामणी। ठीक है, विष जो था वो अनेक ग्रामों से मिलकर के एक विष का निर्माण होता था। विष का सर्वोच्च अधिकारी विषपति कहलाता था। जन अनेक विषों से मिलकर के एक जन का निर्माण होता था, तो कई विष मिलकर के एक जन का निर्माण होता था, और जन का सर्वोच्च अधिकारी जनपति हुआ करता था। जनपति को ही राजा कहते थे। राजा को जन सैगोपा कहा जाता था। राष्ट्र, देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं था, जैसे आज है वैसा नहीं था। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख इस काल में मिलता है, ये बात भी एक अपने आप में समझने योग्य है। अगला प्रश्न, सैंधव मूर्तियों के बारे में कुछ बताएं। सैंधव मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियों के बारे में बताऊंगा, फिर प्रस्तर मूर्ति। धातुओं की जो मूर्ति बनी है सैंधव सभ्यता की, धातु की बनी मूर्तियाँ मोहनजोदाड़ो, लोथल, चंदहुदड़ो और कालीबंगा, ये 3 जगह, वहाँ से 4 जगह प्राप्त हुई वहाँ से धातु की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य की मूर्ति के गले में कंठहार सुशोभित है। सहज भाव से नृत्यरत नर्तकी का चूड़ियों से भरा बायां हाथ जांघ पर एवं काहिना मतलब दाहिना हाथ जो चूड़ियों और कंगनों से भरा है वो कमर पर टिका हुआ है। इस तरीके से ये जो है, जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है कांस्य की, वो कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से मिली। तो ये सैंधव मूर्तियाँ कुछ ऐसी हुआ करती थी। प्रस्तर मूर्तियाँ बात की, ये पत्थरों की, तो प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय जो मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी
अथवा पुरोहित की मूर्ति है। योगी की मूछें नहीं दिखाई गई हैं इसमें, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। यह बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाली शाल ओढ़े हुए है। योगी के नेत्र अधखुले हैं, निचले होंठ मोटे तथा उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। यहाँ श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक हाथी का है। दाइमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है और रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गंडा, हाथी की तमाम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये सब पत्थरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कुछ धातुओं की हैं और कुछ पत्थरों की हैं। आगे देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है अभिलेख। तो शिला पर लिखे अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। इसी प्रकार अन्य स्तंभ लेख, ताम्रलेख, मूर्ति लेख ये सब होते हैं। जो मूर्तियों पर लिखे हैं उसको मूर्ति लेख, जो तांबे पर लिखे हैं वो ताम्रलेख, जो स्तंभों पर लिखाए गए स्तंभ लेख। ठीक है, ये बात ध्यान, तो ये सब अभिलेख होते हैं। प्राचीन भारत में प्रकाश डालने वाले अभिलेख मुख्यतः पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं और कुछ विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर में बोगस कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है और इसके अतिरिक्त पारसी पोलस तथा जो है नक्श सेरुअस्तक के अभिलेखों से प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास थी जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा, जाना और परखा भी। प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वैसे एक बार भी समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।